वेलकम टू स्टडी हैक्स नोट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनलिज्म के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशन की। तो नेशन क्या है? नेशन इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? लैंग्वेज, टेरिटरी, हिस्ट्री, एथेंसिटी। एथेंसिटी क्या होगी? जैसे रेसिस और ग्रुप्स हैं, और अ कॉमन कल्चरल आइडियोलॉजी जैसे डेमोक्रेसी, फर्टिलिटी, ये सब की होगी आइडियोलॉजी। इसके ये जो कम्युनिटी हैं, जो पीपल फॉर्म करते हैं किस वे से? इन सब बेसिस पे उसे हम क्या कहते हैं? नेशन। नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म इज अ आइडियोलॉजी दैट emphasizes loyalty, devotion and alliance to a nation, या फिर इट इज अ आइडियोलॉजी दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल विद द एम ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग द नेशन सवर्निटी। अगर इंडिया के नेशनलिज्म की बात करें और उसे कंपेयर करें यूरोप के नेशनलिज्म के साथ, तो यूरोप का जो नेशनलिज्म है वो किस पे बेस्ड है? प्लुरलिज्म पे या एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। और इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर बात करें नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की, तो क्या क्या फैक्टर्स थे दैट काउज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म? किन फैक्टर्स की वजह से जो वो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई? तो सबसे पहले तो था रोल ऑफ 1857 रिपोर्ट, सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पोस्टल सिस्टम एंड रेलवेज एंड रोड्स, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, और वर्ल्ड इवेंट भी थे, कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट जो हुए उस साथ साथ, emergence of new social class, role of political parties, और इंस्पिरेशन फ्रॉम बेस्ट इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न आइडियाज। तो इन्हीं सब को हम देखेंगे कि कैसे जो है इन सब के द्वारा जो है वो नेशनलिज्म ग्रो हुआ इंडिया में। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो फर्स्ट मास मूवमेंट थी किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। इमीडिएट रिजल्ट किसका क्या हुआ कि वो फेलियर हुआ, बट इंडियन पीपल लर्न द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजी। ये सब चीज़ें क्या थी? मिसिंग थी 1857 के रिवोल्ट में। तो इसी से इंडियंस ने क्या सीखा कि इक्वालिटी, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी की वैल्यू। इस पे जो बुक लिखी गई, बुक रिटन ऑन 1857 रिवोल्ट्स ब्रिंग पैट्रियोटिज्म इन इंडियन पीपल। जो इस पे बुक लिखी गई 1857 के रिवोल्ट में, उससे जो इंडियन पीपल थे बाद में उनमें पैट्रियोटिज्म आया। Sacrifices of the leader in 1857 revolt also bring patriotism and nationalism। जो sacrifices किया लीडर्स ने 1857 के रिवोल्ट में, उससे पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म आया इंडियन पीपल्स में। तो रिजल्ट क्या हुआ फिर? इससे पावर चेंज हुई 1857 के रिवोल्ट के टाइम। इस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करी थी, फिर किसके हाथ में चला गया? डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। किस एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू ये चेंज हुआ। तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किए फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया? तो उन्होंने प्रोमिस किए नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन इंडियन सोसाइटी, के इंडियन सोसाइटी में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे ब्रिटिश, एंड रिलीजियस मैटर। लैंड गिवन बैक टू द जमींदार, जो जमींदार से लैंड ली गई थी वो उन्हें वापस दे दी गई, विच टेकन बाय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो ली गई थी। इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई। नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर जॉब्स, बट द गवर्नमेंट डज नॉट, लेकिन उन्होंने ये फुलफिल नहीं किए प्रोमिस। दीज वर जस्ट टेम्पटेशन गिवन बाय द ब्रिटिश। ये सिर्फ एक कैंडी की तरह था जो ब्रिटिश ने दे दिए, बट उन्होंने ये फुलफिल नहीं किए। ये सब जो प्रोमिस उन्होंने किए थे वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए। तो इंडियन पीपल वो जो थे वो अभी भी जो है उनसे सेटिस्फाई नहीं थे जो ब्रिटिश थे। एंड दिस गिव द वर्थ ऑफ फीलिंग टू गेट फ्रीडम, कि इसी से जो है उनके पास एक, इससे क्या हुआ कि एक फीलिंग आई। क्या फीलिंग आई? टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनिज्म, कि जो उपनिवेशवाद है उससे क्या है, हमें जो है वो फ्रीडम चाहिए। रोल ऑफ सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म। अब सेकंड बात करते हैं जो रोल था सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म्स का उसके द्वारा। तो इसके बेस की बात करें तो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, बट ऑल्सो इंक्लूड ग्लिम्स ऑफ नेशनलिज्म। तो जो ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थी, ये रिलीजियस थी या स्पिरिचुअल थी, लेकिन इसने क्या किया? इससे नेशनलिज्म का भी हमें जो है वो ग्लिम्स देखने को मिले। अब जैसे देखते हैं ब्राह्मो समाज, जिसे राजाराम मोहन रॉय के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1928 में। इसने सपोर्ट किया इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन को। रिजल्ट क्या हुआ? emergence ऑफ न्यू क्लास, यहाँ से नई क्लास पैदा हुई जो एजुकेटेड क्लास थी। अब इन्होंने क्या किया? रीड किया यूरोपियन जो लिटरेचर था वहाँ, वो उन्होंने रीड किया, और यहाँ से उन्हें नई आइडियोलॉजी मिली, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और पैट्रियटिज्म की। ये सब इन्होंने यहाँ से सीखा यूरोप के लिटरेचर से।
और इसी की वजह से क्या हुआ, काउज ग्रोथ इन नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म है उसमें ग्रोथ हुई। जो ब्राह्मो समाज था ऑल्सो फाइट फॉर द सोशल इवल, जो सोशल इवल्स थे उसके लिए इन्होंने फाइट की। और इससे क्या हुआ, गिव बर्थ टू द पॉजिटिव थिंकिंग, मॉडर्न थॉट्स, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एक्सेट्रा को जो है वो बर्थ मिली पॉजिटिव थिंकिंग को। और बात करते हैं जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी, तो एक आर्य समाज भी थे। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ऑल्सो नोन, उन्हें क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने क्या कहा था, गो बैक टू द बाइबल। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने क्या कहा था, गो बैक टू द वेदस। अभी एक नेशनलिज्म के साथ अगर इसकी बात करें तो कैसे ये कंसर्न है, तो यहाँ से क्या होता है कि हम अपना एशियन कल्चर जो है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और इन ब्रिटिश पीरियड इंडियन स्टार्ट थिंकिंग दमसेल्व एज इंफीरियर, कि हम जो ब्रिटिश से जो है वो इंफीरियर हैं, और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स केम टू देयर माइंड्स। So these reformer like Dayanand Saraswati, Vivekananda changed the mind of the people. Try to introduce people with their original religion, culture, so that they can proudly accept their culture, कि अपना कल्चर जो है वो प्राउडली वो एक्सेप्ट करें और खुद को ब्रिटिश से इन्फीरियर जो है वो ना समझें। दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो उन्होंने और क्या कहा था कि इंडिया जो है वो किसके लिए है, इंडियंस के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। ऑल्सो गिव वर्ड लाइक स्वदेशी, सुशासन, स्वदेशी का उन्होंने दिया, सुशासन जिसे क्या कहता है, गवर्नेंस, कि अपनी गवर्नेंस होनी चाहिए और सब स्वदेशी होना चाहिए, अपना होना चाहिए। बॉयकॉट किया इन्होंने फॉरेन गुड्स को, सपोर्ट किया अपने कल्चर को। इसी से क्या हुआ, गिव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और द बर्थ ऑफ रैपिड नेशनलिज्म। अब और बात करें तो रामाकृष्ण मिशन था। तो इसमें जो स्वामी विवेकानंदा थे उन्होंने 1893 में जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हुई थी शिकागो में, तो यहाँ पे उन्होंने स्पीच दी थी। इनिशियली ही वॉर टू द सरस्वती गॉडेस एंड देन स्टार्ट द स्पीच। इन्होंने बात की यहाँ पे हिंदुइज्म की, वैदिक कल्चर की, और मेड इट वर्ल्ड फेमस स्पीच। पीपल इम्प्रेस्ड बाय हिंदू इंडियन कल्चर। अब इससे क्या हुआ कि जो फीलिंग है वो नेशनलिज्म की वो भी इससे आई। पीपल टेक प्राइड ऑन देयर कल्चर, रिलीजन एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो एनी बेसेंट जो थी, उन्होंने क्या कहा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, विदाउट हिंदुइज्म इंडिया हैज़ नो फ्यूचर। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और अन्य थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया दीज सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट्स को जो है इन्होंने भी ज्वाइन किया। और बाद में उन्होंने प्ले किया इंपॉर्टेंट रोल, कब, जब इंडिपेंडेंस में। अब आगे बात करते हैं रोल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की। जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसका क्या रोल था। तो 1935 में लॉर्ड मकॉले ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए जिसका बेस क्या रखा, इंग्लिश। तो यहाँ से जो ब्रिटिश थे वो चाहते क्यों थे, क्यों वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे, कि वो क्लर्क्स और बाबूस जो हैं इनको इनको जो है वो जनरेट कर सके, क्लर्क और बाबूस उनके पास हो जाए काम करने के लिए, और वेस्टर्नाइजेशन हो सके इंडियंस का, कि जो इंडियन है उनका वेस्टर्नाइजेशन हो जाए। पीपल एजुकेट हुए, मॉडर्न जो एजुकेशन पॉलिसी लाई फॉर द हायर एजुकेशन गोज टू यूरोप, और यूरोप भी गए हायर एजुकेशन के लिए। इम्प्रेस्ड, और जब वो बाहर गए तो जो यूरोप का कल्चर था, लाइफस्टाइल था, थॉट ऑफ यूरोपियन हिस्टोरियन थे, आइडियोलॉजी थी उनकी, तो उससे वो प्रभावित हुए। और फिर रिजल्ट इंडिया में इसका क्या रिजल्ट हुआ कि वो कम बैक विद द थॉट्स ऑफ, कैसे थॉट्स के साथ वो आए, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, पैट्रिज्म और फर्टिलिटी, भाईचारे के साथ, पैट्रिज्म के साथ, कि अपने देश के लिए पैट्रिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, इन सब थॉट के साथ जो वो वापिस आए। और यहीं से क्या हुआ, फिर इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, नई क्लास का इमरजेंस हुआ। और ये थॉट्स जो वो स्प्रेड हुए इंडिया में। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, ये सब बाहर गए और फिर उनकी वजह से इंडिया में भी जो नेशनलिज्म है वो ग्रो हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ प्रेस की, कि प्रेस का जो है इसमें क्या रोल था। तो द हिंदू जो किसने स्टार्ट किया, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। स्वदेश मित्रम, केसरी फिर हुआ जो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया। फिर मराठा, फिर बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, फिर अमृता बाजार मोतीलाल घोष के द्वारा। ऐसे अन्य और भी पेपर थे जो स्टार्ट किए गए इंडियंस के द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस के द्वारा। तो वर्नाकुलर और अदर न्यूज़पेपर टेकिंग पीपल्स टुवर्ड द पाथ ऑफ नेशनलिज्म। जब इन्होंने क्या किया, जब इंडियंस ने ये लिखे थे, कोई भी अगर ब्रिटिश जो है अगर वो गलत एक्ट उनकी तरफ से आता था जो इंडियंस के लिए जो है वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, तो वो अपनी इन न्यूज़पेपर में जो है वो ये सब लिखते थे, ताकि जो न्यूज़पेपर जो है, जो वर्नाकुलर प्रेस को जो पढ़ रहे हैं, जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, वो देख सकें कि ब्रिटिश जो है वो क्या कर रहे थे इंडिया में। और इसी से क्या हुआ, जो नेशनलिज्म है वो प्रेस की मदद से भी जो है वो ग्रो हुआ। अब बात करते हैं रोल ऑफ लिटरेचर की, कि लिटरेचर का क्या रोल था।
तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे आनंद मठ है, सत्यार्थ प्रकाश है, ये सब जो है ये अपने जो इंडियन राइटर्स थे उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी और अपने जो व्यूज़ थे वो लिखे ब्रिटिश के बारे में। तो इससे क्या हुआ कि जब ये सब पढ़ा गया तो नेशनलिज्म जो है वो ग्रो हुआ, जब इंडियन पीपल ने ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर बात करते हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का क्या रोल था और कम्युनिकेशन का क्या रोल था नेशनलिज्म को ग्रो करने में। तो पहली बात करते हैं रेलवेज़ की। तो ब्रिटिश का इसमें क्या पर्सपेक्टिव था कि क्यों वो रेलवेज जो है वो लेके आए, तो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए वो क्या करते थे कि जो रॉ मटेरियल था वो यहाँ से एक्सपोर्ट कहाँ करते थे, ब्रिटिश में, और ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था। तो यहाँ से वो चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते थे, फुली फर्निश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, और यहाँ से फिर इनको कहाँ इंपोर्ट करते थे, इंडिया में ही जो है इंपोर्ट करते थे और अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बेचते थे, सेल करते थे। तो ये पूरा जो साइकिल जो उन्होंने रखा था, तो इसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें क्या चाहिए था, रेलवेज चाहिए था, ट्रांसपोर्ट चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने रेलवेज का गठन किया जो फिनिश प्रोडक्ट है उनको इंपोर्ट कर सकें और आर्मी को मूव कर सकते हैं। तो ये इनका ब्रिटिश पर्सपेक्टिव था रेलवेज को लाने का। तो रेलवेज की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को जो पैसेंजर थी फर्स्ट ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने चली थी और कनेक्टेड पीपल फ्रॉम देयर अननोन लैंड। अब इससे क्या हुआ कि रेलवे तो वो इसलिए लेके आए थे, लेकिन जब इसे कॉमन पीपल यूज़ कर रहे थे तो वो भी कनेक्ट हुए पीपल से, डिफरेंट डिफरेंट जो है सिटीज़ से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से वो कनेक्ट हुए, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से, और उनकी आइडियोलॉजी पता लगी, और जिससे जो है वो क्या हुआ, नेशनलिज्म ग्रो हुआ फिर बाद में। तो जितने भी एजुकेटेड नेशनलिस्ट थे लिविंग इन अ डिफरेंट पार्ट्स केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से कांटेक्ट में आए जितने भी एजुकेटेड नेशनलिस्ट थे, आइडियाज एक्सचेंज हुए और नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। जो पोस्टल सर्विस थी उसने भी हेल्प की, जो स्प्रेड करने के आइडियाज, थॉट एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, पोस्ट के थ्रू जो है जैसे लेटर लिखे वो लिखे, तो उनके थ्रू भी जो है वो नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। रोल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश करते थे तो उसका क्या रोल रहा। जो ब्रिटिश और यूरोपियन थे वो शो देमसेल्फ सुप्रीम, खुद को वो सुप्रीम दिखाते थे, किससे, इंडियन से, ऑन द रेशियल बेस, रेस के बेस पे। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तो इंडियन आर नॉट अलाउड इन इंग्लिश क्लब्स, ये लिखा होता था कि इंडियन जो है जो इंग्लिश क्लब है वहाँ पे अलाउड नहीं है, कॉलोनीज में अलाउड नहीं थे, टाउन्स में अलाउड नहीं थे, और बोर्ड पे क्या लिख देते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। सैलरीज में जो है, जो गवर्नमेंट सैलरीज थी, गवर्नमेंट सैलरी मिलती थी जॉब में, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था। जस्टिस सिस्टम में भी डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि जो इंडियन जज था वो कांट सॉल्व और लिसन यूरोपियन केसेस। अगर किसी यूरोपियन बंदे का कोई केस है तो उसको जो इंडियन जज है वो सुन ही नहीं सकता, उस पर अपना फैसला सुना ही नहीं सकता, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन था। इन रेलवेज फर्स्ट और जो सेकंड क्लास थी इसमें इंडियंस जो है वो अलाउड ही नहीं थे। सो इस सब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या हुआ, पीपल जो है वो यूनाइटेड हुए और ग्रो देयर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, उनसे उसका क्या हुआ, नेशनलिज्म जो है वो ग्रो हुआ। अब बात करते हैं कुछ इमीडिएट काउज की, कि कुछ इमीडिएट काउज क्या हुए। तो लॉर्ड लिटन जो थे, जो 1876 के 80 के बीच थे, तो उनके टेन्योर में क्या हुआ, अ रॉयल टाइटल एक्ट कॉन्फरिंग ऑन द क्वीन विक्टोरिया द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया वॉज पास्ड, ये पास हुआ, द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एंड मैग्निफिसेंट, एक दिल्ली दरबार लगाया गया बहुत बड़ा, वाज ऑर्गेनाइज कब किया गया, 1877 में, इन विच क्वीन विक्टोरिया वाज अडॉर्न विद द, क्या टाइटल में दिया गया यहाँ पे, केसरे हिंद। तो जो रॉयल टाइटल एक्ट आया 1876 में, तो जनवरी 1 1877 में दिल्ली दरबार लगा, यहाँ पे क्वीन को टाइटल मिला केसरे हिंद, और प्रोक्लेम्ड किया उन्होंने एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो जब प्रिंसेस ये सब कर रही थी कि इंडियन प्रिंसली स्टेट वर जो वो क्या कर रहे थे, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इस सब में, और द शेडो ऑफ द फेमाइन वाज डार्कनिंग ओवर इंडिया, और वहाँ पे बंगाल और अन्य प्रेसिडेंसी में देखे तो वहाँ पे फेमाइन आया हुआ था, भूखमरी आई हुई थी, लोग मर रहे थे, फेमाइन आया हुआ था। लेकिन जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी वो कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस दिल्ली दरबार में। उसी टाइम की पीरियड की बात है, ग्रेट फेमाइन 1876 का, जिसमें सूखा पड़ा था और 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। लैक ऑफ सप्लाई एंड एफर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट caused the loss of life from starvation and train of diseases that followed, taking the toll on a lamentable number। अब दूसरी साइड क्या हो रहा था, एक साइड तो 50 लाख लोग मर रहे थे, इतने लोग मर रहे थे सूखे की वजह से, लेकिन दूसरी ओर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलियन स्पेंड कर दिए मनी दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करने में, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो फीलिंग ऑफ हेट्रेड थी वो इंडियन में आई टुवार्ड द ब्रिटिशर, एंड द इंडियंस पीपल यूनाइटेड, एंड फीलिंग ऑफ फ्रीडम फॉर द कॉलोनिज्म ग्रो, वो क्या हुई, ग्रो हुई फीलिंग।
अब वर्नोकुलर प्रेस की बात करें, जो लोकल प्रेस थी उसने भी अपनी जो ओपिनियन थी वो रेस्ट्रिक्टिव रखी और क्रिटिकल रहे किस पे, फेमाइन जो है 1876 का और 78 का, और दिल्ली दरबार के, कि दिल्ली दरबार पे जो है इतना पैसा जो है वो खर्चा जा रहा है और वहाँ दूसरे लोग जो फेमाइन से जो है वो इंडियन पीपल क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं। सो टू इन एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, वर्ना प्रेस की एक्टिविटी को चेक करने के लिए लॉर्ड लिटन ने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को। और इसमें क्या किया, इट एम्पावर्ड द मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको पावर मिली टू चेक एंड इन्वेस्टिगेट द पब्लिशर डॉक्यूमेंट, कि जो भी ये लोकल न्यूज़पेपर छाप रहे हैं उनको वो चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या करना पड़ रहा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में उन्हें डिपॉजिट करनी पड़ रही थी सिक्योरिटी अमाउंट लोकल प्रेस को, और साइन अ बॉन्ड नॉट टू प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। सो इन केस ऑफ वायलेशन, अगर वायलेशन करते हैं तो उन्हें वार्न किया जाएगा, कॉन्फिकेट द डिपॉजिट, उनका डिपॉजिट भी ले लिया जाएगा और उनकी प्रेस भी जो है वो भी क्लोज कर दी जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ, जैसे अमृता विहार पत्रिका थी वो बंगाली में, तो ओवरनाइट वो कन्वर्ट किस में होगी, इंग्लिश में, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेजेस के लिए जो है ये एक्ट था, वर्नाकुलर एक्ट। तो व्हेन दिस एक्ट वाज पास, जब ये एक्ट पास हुआ, फिर जैसे सोम प्रकाश पत्रिका थी बंगाली में भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बैन बाय वर्नाकुलर, इस पे जो है वो बैन लगा था, किसके द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। तो ये सब जो है, जैसे फिर उन्होंने देखा, फिर जैसे आर्म्स एक्ट आया 1878 में, ये सब इमीडिएट काउज थे जो ये सब कर रहे थे। इसमें क्या हुआ कि लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया टू कैरी अ वेपन, बट कंटेन एक्सक्लूजन फॉर सम ग्रुप्स एंड पर्सन, जो ब्रिटिशर थे उनको जो है इसमें नहीं रखा कि वो रख सकते हैं, उन्हें कोई मैंडेटरी नहीं है लाइसेंस का। यूरोपियंस को, म्यूनसिपलिटीज मेंबर्स को, टाइटल एंग्लो इंडियंस को, और अगर आपके पास मिलता है तो आपको 3 साल की जेल और फाइन होगा। फिर सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे एज में अमेंडमेंट हुई, पहले एज कितनी थी 21, और अब अभी एज उन्होंने कितनी कर दी 19, ताकि जो ब्रिटिशर हैं वही जो है वो आगे जा सकें सिविल सर्विसेज में, इंडियंस जो है वो ना जा सकें, कि इंडियंस कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, कि इंडियंस इसके लिए अप्लाई ना कर सकें, इसलिए इन्होंने एज जो है वो भी कम कर दी। फिर बात करें लॉर्ड रिपन की 1880 से 1884, इनका एक इल्वर्ट विल आया 1884 में, क्योंकि वो लीगल एडवाइज़र किया गया था, इल्वर्ट को जो है लीगल एडवाइज़र बनाया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया का, इसलिए उनके नाम पे ये बिल आया। तो रिपन ने क्या हुआ, रिपन एक्चुअली डिसाइड टू एबॉलिश द रेशियल प्रीजुडिस फ्रॉम द इंडियन पीनल कोड, और इन्होंने अलाउ किया इंडियन जजेस को और मैजिस्ट्रेट को द जुरिडिक्शन टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स, इट वाज नेवर अलाउड बिफोर, ये पहले कभी जो है वो अलाउड नहीं था। अलाउ इंडियन जजेस एंड मैजिस्ट्रेट द जुरिडिक्शन टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर, जो ब्रिटिश ऑफेंडर थे तो वो इंडियन जजेस जो है और मैजिस्ट्रेट जो है वो भी इन पे जो है वो अभी फैसला ले सकते थे। तो रमेश चंद्र मित्रा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इन कलकत्ता कोर्ट ऑन टेम्परेरी बेसिस बिकॉज सीजे ऑन लीव, जो चीफ जस्टिस वो लीव पे थे इसलिए उनको टेम्परेरी बेसिस पे मिला था। तो ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्टार्ट अपोजिंग द बिल, उन्होंने इस बिल को अपोज करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ने, एंड मेक एसोसिएशन कार्ड, और ने एक एसोसिएशन बनाई, कौन सी, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। और इसका रिजल्ट क्या हुआ फिर, कि जो अमेंडमेंट है इन इल्वर्ट विल में फिर अमेंडमेंट कर दी गई, क्लेम ट्रायल बाय जूरी, कि जूरी की तरफ से जो है वो अभी क्लेम आया जाएगा, अभी जो क्लेम ट्रायल होगा वो किस तरफ से, जूरी, और जूरी में 50% क्या थे, यूरोपियंस थे। तो इंडियन जो है इससे ऑर्गेनाइज हुए, और उससे फिर क्या हुआ, ग्रो ऑफ नेशनलिज्म। तो ये सब कुछ कारण थे जिससे क्या हुआ, जो नेशनलिज्म जो था वो ग्रो हुआ किसमें, इंडियंस में। तो वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।